मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 12वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पार्ट पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर देखें तो वीडियो लेक्चर आपको हो जाएगा 6 नंबर। टॉपिक आपका दे रखा था द्युत रसायन। देखिए जनरली आप देखते हैं तो आपको इस पाठ पर आधारित कई प्रकार की घटना को आपने विस्तार रूप से एक चीज को स्टडी किया है और आपको कंसीडर करने पर आपको बात समझ में भी आती है कि दूध पर आधारित कई प्रकार के ऐसे मटेरियल बनाए जाते हैं, उनकी उपयोगिता अलग अलग होती है और उसके अंतर्गत अपन आज सेकेंड पॉइंट आप कंसीडर करने जा रहे हैं। कल आपने दूध पर आधारित जो दूध से मिलकर बना होता है कंपाउंड वो आपने स्टडी किया। तो खीस क्या होता है, खीस की क्या प्रॉपर्टी होती है, खीस नवजात शिशु के लिए क्यों आवश्यक है, तो काफी चीजों को आपने एक एक पॉइंट को समझा तो आपको समझ में आता है कि खीस नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार बताया गया और खीस के बिना नवजात शिशु की कल्पना करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खीस में जितने प्रकार के एंटीबायोटिक प्रकार के रिएक्टेंट उपस्थित होते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट शिशु में रोग प्रतिरोधक जनरेट करते हैं और विभिन्न प्रकार से रोगों में लड़ने में सक्षमता प्रदान करने में उनकी विशेष भूमिका देखी जाती है। खीस से शिशु की जैविक क्रिया इंप्रूवमेंट होती है और उनका शारीरिक एवं मानसिक एवं बौद्धिक विकास विकसित होता हुआ देखा जाता है। तो आप काफी चीजों के बारे में खीस के बारे में पढ़ा भी था, खीस कब निकलता है, खीस की क्या प्रॉपर्टी, तो काफी चीजों को आपने डिस्कस किया। खीस जैसे शिशु का उत्पादन होता है उसके जैसे 6-7 दिन तक दूध आपके ऑब्जर्व होता है, वो आपके दूध क्या होता है खीस के रूप में कंसीडर किया जाता है। खीस के रंग का दूध का रंग पीला रंग होने का क्या कारण था, कैरेटिन की उपस्थिति बताई गई थी। तो ऐसे कई प्रकार के फैक्टर आपने विस्तार से स्टडी किया जिसमें आपको मैटर समझ में आया था। आज अपन स्टडी करने जा रहे सेकंड टॉपिक आपके करीम मतलब आप निकालते हैं ना, ऊपर से दूध के ऊपर से क्रीम निकालते मतलब घी के रूप में आप ऑब्जर्व करते हैं, वो घी बनाने से पहले आपकी क्रीम, तो क्रीम किस प्रकार से तैयार की जाती है, क्रीम क्या होती है, क्रीम की क्या प्रॉपर्टी होती है। क्रीम एक प्रकार का वसा पदार्थ बताया गया है, वसा की इसमें मात्रा अधिक होती है, हायर क्वांटिटी में वसा उपस्थित देखी जाती है। तो देखिए क्रीम दूध से प्राप्त पृथक्कृत किया गया वह पदार्थ है जिसमें वसा की मात्रा मिनिमम 20% से अधिक होती है। एकदम लोअर लेवल पे देखें तो 20% से अधिक वसा कंसीडर इसमें क्रीम में की जाती है और क्रीम से डायरेक्ट क्या जनरेट किया जाता है, घी बनाने में विशेष उसकी भूमिका रहती है। क्रीम निकाल के ज्यादातर लोग जो मार्केट में दूध सप्लाई करते हैं वो पहले दूध से क्रीम को हटा देते हैं और फिर दूध को मार्केट में सप्लाई के लिए भेजते हैं। तो क्रीम रेत दूध की इतनी गुणवत्ता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसमें वसा की मात्रा क्या हो जाएगी, कम देखी जाती है। वसा ही दूध क्या होता है, लाभदायक माना जाता है। देखिए आगे हम देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है और उसके अकॉर्डिंग आप देखें तो करीब वसा की उपस्थिति के आधार पर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से आप देखते हैं जनरली, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक तो क्या आपके लोअर लेवल क्रीम, एक होती है हाई लेवल क्रीम और एक क्या होती है मीडियम। तो साथ डिपेंडेंट करती है कि वसा की मात्रा के आधार पर क्रीम का निर्धारण किया जाता है। पतली क्रीम में क्या होता है, वसा 20 से 25% तक वसा पाई जाती है। पतली क्रीम में 20 से 25% ही वसा पाई जाती है। मध्य क्रीम में 25 से 45% वसा की उपस्थिति होती है और गाढ़ी क्रीम होती है मतलब एकदम गाढ़ा युक्त सॉल्यूशन के रूप में, तो उसमें आपके क्रीम में वसा की मात्रा बताई जा रही है 45% से अधिक। फिर आप देखते हैं वसा का बेसिकली क्रीम का संगठन देखें तो अलग अलग परसेंटेज की क्रीम में पानी, वसा रहित ठोस पदार्थ तथा वसा पदार्थ की मात्रा अलग अलग कंसीडर की जाती है। देखिए वसा प्रतिशतता के आधार पर मान लो 20% वाली क्रीम में बात करें तो उसमें पानी 72% मिलेगा, वसा रहित पदार्थ 7.2% और
कुल ठोस पदार्थ की मात्रा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आप देखोगे तो आपके टेबल के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो उसमें आपको अलग अलग डाटा के रूप में दे रखा है, मगर डाटा आपके विशेष करके ऐसा इंपॉर्टेंस पार्टीशन नहीं होता है, जिसको आप डाटा के रूप में कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कि जिसमें आपको दिखाएगी कि अलग अलग क्रीम की अलग अलग क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसकी मात्रा निरूपित की गई है। तो आपको ध्यान दें कि पानी की मात्रा 20% में 72% होती है, 25% में 68% और 45% 50% पानी पाया जाता है, और 60% वसाई करीम में पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 36% के आसपास पानी देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली आपको ध्यान होना चाहिए। करीम पृथक्करण का सिद्धांत दूध के आपेक्षिक घनत्व से रिलेटेड होता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व के अकॉर्डिंग करीम का पृथक्करण किया जाता है। इसमें उपस्थित वसा का आपेक्षिक घनत्व 0.93% आसपास होता है। दूध में पाई जाने वाली वसा सूक्ष्म आकार की गोलियों के रूप में विद्यमान होती है, और यही गोलियां दूध में उपस्थित अन्य वसा गोलियों की तुलना में हल्की होने के कारण दूध की ऊपरी परत पर तैरती हुई देखी जाती है। तो आपने देखा भी होगा कभी कभार आप जब दूध लोए तो उसको दूध को आप देखना बारीकी से आप देखोगे तो दूध में आपको अलग अलग पार्ट्स में छोटी छोटी दूध में गोलियां दिखाई देती है, छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी ऐसे बारीक कॉन्ट्रास्ट दिखाई देते हैं जो घूमते रहते हैं, और इसी के कारण इन्हीं पॉइंटों को घूमने की वजह से दूध कैसा है, कोलाइडिंग प्रकृति का मिले। इन गोलियों को एक बार बार मूवमेंट होने से ये वसा गोली युक्त गोलियां मूवमेंट करते रहती है, और इसी की वजह से दूध की प्रकृति कैसे, दूध एक कोलाइडिंग मीडियम बताया गया है। दूध एक विषमानी कोलाइडिंग मीडियम है। इन गोलियों को बार बार मूवमेंट होने से दूध की प्रकृति कैसी है, विषमानी कोलाइडिंग मीडियम के रूप में, मिश्रण के रूप में कंसीडर किया जाता है। आप जानते हैं रुधिर है, दूध है, गोंद है, ये विषमानी कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं, जिनको शांत छोड़ने पर भी उनको गोलियां शांत नहीं होगी, आपस में पटाखटी के अपने आप गति करती हुई देखी जाती रहती है। आगे आप देखते हैं कि दूध को किस प्रकार से करीम निकालना रहा, तो उसका दूध को किस प्रकार से उपयोग करेगा कि करीम निकालने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो उसके लिए आपके सामने दूध से करीम निकालने की दो विधियां रखी, एक तो गुरुत्वाकर्षण विधि, दूसरी अपकेंद्रीय विधि। गुरुत्वाकर्षण विधि से करीम निकालने के लिए अलग अलग प्रकार का प्रोसेस होता है, उथल कढ़ाई, गहरी कढ़ाई, दूध में पानी मिलाना, जर्सी करीम विधि, अलग अलग विधियों से दूध से करीम निकाली जाती है। तो इन विधियों को बेसिकली आप जानते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि गुरुत्वाकर्षण प्राचीन समय में जब करीम निकालने के लिए यंत्र की कोई खोज नहीं हुई थी, उस समय करीम निकालने की विधि गुरुत्वाकर्षण विधि को अपनाया गया था। इस विधि में दूध को बर्तन में गर्म करके 10 से 12 घंटा तक उसको क्या कहते हैं ठंडा किया जाता है, और ऐसे वसा की परत उसके ऊपर आ जाती है और उसे चम्मच की सहायता से अलग कर लिया जाता है। ये ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी प्रचलित प्रक्रम दर्शाया जाता है। आप देखते हैं घरों में, अपने घरों में मलाई को अलग कैसे करते हैं, पहले दूध को गर्म करते हैं, गर्म करके बड़े पात्र में उसको ठंडा करते हैं, और उसके ऊपर जो थर आती है, थरी करीम है, थर कहते हैं ना अपने सामान्य भाषा में, थर आई ऊपर मलाई है, मलाई तो मलाई क्या एक प्रकार की करीम है, उसको क्या कहते हैं चम्मच के सहायता से अलग करके दूध में दूसरे पात्र में लेते हैं, और फिर बाद में दूध को अपन यूज करने के लिए देते हैं। घर पे भी आपने देखा होगा। अब देखो अलग अलग तरीके से गुरुत्वाकर्षण विधि द्वारा करीम निकालने के अलग अलग कढ़ाई, अलग अलग विधि अपनाई जाती है। उसमें फर्स्ट देख रहे हैं उथली कढ़ाई विधि। इस विधि में 18 से 24 इंच व्यास वाला तथा 4 इंच गहराई वाला बड़ा कढ़ाई होता है, कढ़ाई का प्रयोग करते हैं। इसमें दूध भरकर 10 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। इससे वसा के ऊपरी के रूप में एकत्रित हो जाती है और चम्मच की सहायता से क्या कर लेते हैं, अलग करते हुए देखे जाते हैं। ये नॉर्मली प्रोसेस अपन डायग्रामिकल रूप में आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा
कि जैसे आप दिखाई दे बड़ा कढ़ाई और उसमें ऊपर समय से ऊपर इसको क्या किया जाता है, पृथक्करण करते हुए लिया जाता है। गहरी कढ़ाई में भी सेम टू सेम प्रोसेस होता है और उसमें कढ़ाई की मोटाई की वजह से उसको क्या बनाया जाता है, गहरा बनाया जाता है। और दूध में पानी मिलाकर भी सामान्य सॉस दूध में पानी मिलाकर उतली गहरी कढ़ाई से भी अलग अलग प्रकार के प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी करीम प्राप्त कर सकते हैं। दूध में मतलब पानी मिला के भी दूध और पानी का घनत्व अलग होता है और जैसे पानी मिलाओगे तो उसके ऊपर करीम होगा वो तैरता हुआ दिखाई देगा और उसको ऊपर पृथक्करण कर लेते हैं। जर्सी करीम विधि, इस विधि में 2 दीवार वाली बर्तन काम में लेते हैं। 2 दीवारों के बीच में रिक्त स्थान में क्या भर लेते हैं, पानी वानी भर लेते हैं और फिर बाद में गर्म करते हैं और बर्तन में दूध भरते हैं, जिससे इतने डिग्री टेम्परेचर पर दूध गर्म हो जाता है और फिर बाद में ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो धीरे धीरे दूध ठंडा हो जाता है और उसके ऊपर क्या जाती है, थर आ जाती है। डबल लेयर वाले पात्र होते हैं, क्या लेते हैं, जर्सी विधि में क्या डबल लेयर वाले जैसे पात्र आपको काम आते हैं। कैसे, जैसे आपको देखे जाते हैं डबल लेयर वाले, जैसे आप लेते हैं घर पे काम में, तो ये डबल लेयर के पात्र आपको दर्शाए जाते हैं कि ये डबल लेयर के पात्रों को काम में लेते हैं। और अपकेंद्रीय विधि के लिए ये आपकी सिस्टम आपको डायग्रामिकल प्रेजेंटेशन कर रखा देगी। अपकेंद्रीय विधि हमारे देश में जलवायु गर्म होने के कारण दूध जल्दी खराब होने की संभावना रहती है। इतने डिग्री टेम्परेचर पे अपने दूध क्या हो जाएगी, जल्दी खराब हो जाएगी। फिर बाद में उसको लंबे समय तक कैसे स्टेबल बनाए रखना, किस प्रकार से करीम निकालना रहा, तो इसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, अपकेंद्रीय विधि। और जैसे जैसे जिस चीज की आवश्यकता होती है वैसे नए व्यवस्था होते हैं और उसके अनुरूप नई चीजें क्या होती है, जनरेट होकर देखी जाती है और उसके अनुरूप ही अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से करीम निकालने के लिए अलग अलग सिस्टम अपनाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं अपकेंद्रीय विधि क्या होती है, उसको कंसिडर करने जा रहे हैं। तो एक बार जो आपके सामने मैटर ऑब्टेन करवा रखा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में अपन अपकेंद्रीय विधि को डिस्कशन करने जा रहे हैं। हो गया स्क्रीनशॉट देखिए सेकंड मेथड दे रखा है, अपकेंद्रीय विधि द्वारा दूध से करीम पृथक्करण करने का क्या प्रोसेस रहता है उसको समझने जा रहे हैं। तो देखिए जनरली आपको ये बात दिमाग में होने से अपकेंद्रीय विधि अपकेंद्र सिद्धांत पर आधारित है और घूर्णन पर क्रिया करती है। इसमें कौन सी क्रिया होती है, घूर्णन क्रिया। घूर्णन क्रिया संपन्न होती हुई देखी जाती है। कौन सी क्रिया होगी, घूर्णन। दूध को घुमाने का काम करेगी, इसमें दूध को डालोगे विभिन्न माध्यम विभिन्न प्रकार के सिस्टम से दूध को क्या किया जाता है, रिफिल्ट्रेट करके उसको घुमाया जाता है। तो घुमाने के लिए अलग अलग प्रकार के स्टेप होते हैं, उसको भी अपन कंसिडर करेंगे। दूध को पृथक्करण करने वाली जो मशीन काम आती है उसको अपन बोलते हैं करीम शेप्टर। क्या बोलते हैं, करीम शेप्टर क्या है, उसको अपन उपयोग में लेते हुए देखे जाते हैं। तो जनरली आपके पास दिमाग में होनी चाहिए करीम शेप्टर क्या है, किसकी क्या उपयोगिता है और किस प्रकार से अपन यूज करते हैं और करीम शेप्टर की बनावट और उसके प्रकार को भी अपन कंसिडर करेंगे। तो जनरली आपको ये समझना कि करीम शेप्टर किस प्रकार से काम में आता है उसको कंसिडर करके आपको जनरली आपको बताना भी। तो दिमाग में आते देखते हैं आप कि करीम शेप्टर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आपके सामने पेश कर रखा है कि हस्त स्वचालित करीम शेप्टर और बिजली स्वचालित करीम शेप्टर, मतलब करीम को पृथक्करण करने की ये 2 क्या है, मशीन है। एक तो हाथ द्वारा चलती है और एक चलती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। तो इसमें क्या सिस्टम लग रखा होता है और उसके अनुसार ये कार्य किया जाता है। आप जनरली देखते हैं कि इसका डायग्रामिकल पेश आपके सामने करें तो डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन आप देखोगे तो हस्त स्वचालित कैसे होती है और पूरे सिस्टम को आप देखोगे कि इसकी बॉडी कैसे होती है, दूध पात्र, नियंत्रक, ये सारे किस प्रकार के अलग अलग पार्ट होते हैं, उनको कंसिडर करते हैं। डायग्रामिकल रूप से आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ तो उसको आप देखोगे तो जैसे आपको दिखाएगी ये वाला पार्टीशन है जो आपके हस्तचालित है और इधर वाला पार्टीशन दे रखा है वो इलेक्ट्रिकल है और ये पूरा दे रखा है वो आपके करीम पृथक्करण करने वाला है, ऊपर लगने वाला क्लिप है, उसके अनुसार ये क्रिया होती हुई देखी जाती है। तो देखिए करीम शेप्टर मशीन की बनावट के मुख्य पार्ट की बात करें तो इसमें बॉडी का क्या काम है, ये मशीन का वह भाग है जिसके भीतर मशीन को संचालन करने के लिए पुर्जों को सुरक्षित करने का काम करती है। जो ये बॉडी निर्मित की जाती है, क्या की जाती है,
ये बॉडी पार्ट से बनाए जाते हैं। तो ये पार्ट होता है वो विभिन्न प्रकार की मशीन के अंदर वाले पुर्जों को सेपरेट करने का काम करता है। जैसे अपनी बॉडी अपने कंकाल क्या काम करता है, अंदर के हृदय अलग अलग छोटे छोटे मुलायम होंगे उनको क्या करता है, सेपरेशन करने का काम करता है, सुरक्षित रखता है, सेफ रखता है। तो वैसे वैसे इसमें भी बॉडी एक इंपॉर्टेंट पात्र का काम करेगी। दूध पात्र जिसमें दूध स्टोरेज किया जाएगा, क्या किया जाएगा, दूध को स्टोरेज किया जाता है। और फिर बाद में आता है दूध नियंत्रक, जहाँ पे दूध को नियंत्रित करके अलग अलग कंटेंट में उपलब्ध करवाने के लिए प्रोसेस देखा जाता है। दूध पात्र जिसमें वह दूध जिसकी क्रीम निकालनी हो भरा जाता है और इसके ऊपर का भाग ये दो प्रकार के होते हैं, एक टोटी के बीच में और दूसरा इस प्रकार टोटी एक और लगी होती है जो टोटी दूध को बाउल में प्रवेश करने के लिए नियंत्रित करती रहती है। और तीसरा पार्ट आ रहा है दूध नियंत्रक भाग, कि इस भाग में दूध को दूध पात्र में आता है तथा वहीं से बाउल में प्रवेश करता है। बाउल मतलब एक प्रकार का विशेष पार्ट है क्रीम निकालने वाली मशीन का। फिर इसको अलग अलग पात्रों में नियंत्रित दूध बाउल में भीतर के अकॉर्डिंग आवश्यकता के अकॉर्डिंग भेजने का काम करता है दूध को, तो ये दूध नियंत्रक पार्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं मिल्क फ्लोट, मिल्क को फ्लोटिंग करने का काम क्या हो जाएगा। ये मशीन का बहुत हल्का भाग होता है, ये दूध नियंत्रक के अंदर रहता है। जब नेमक दूध से भरा जाता है तो मिल्क फ्लोट तैरने लगता है और आरंभ कर देता है कि बेचने की टोटी मुंह के बंद कर दीजिए और दूध को बाउल में प्रवेश करने की गति को धीमी कर दीजिए। तो ये मतलब जैसे आपके देखते हैं ना फ्लड, मतलब आपके जैसे ये जितने भी प्रकार के व्हीकल चलाते हैं और उसके अंदर देखो होती है आपको इंडिकेटर शो करता है कि इसमें इतना पेट्रोल है, तो उसमें पेट्रोल में क्या होता है, एक बॉल टाइप में होता है, तो बॉल गुब्बारे ऊपर आता है, जैसे ऊपर आएगा तो वैसे वो आपके संकेतक बताता है कि पेट्रोल आपको फुल है कम है। तो वैसे वैसे ये भी मिल्क फ्लोट आपको बताता है कि दूध पात्र भर गया है, अब टोटी को बंद कर दीजिए, दूध को आगे बाउल में पहुंचाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। तो ये सारे संकेतक वर्ड के रूप में यूज करने में काम में आते हैं। फिर क्रीम स्पॉट, इस भाग द्वारा बाउल से क्रीम बाहर आती है। ये भाग स्क्रू से जुड़ा रहता है और स्प्रेड दूध द्वारा की अपेक्षा उथला रहता है, कैसा उथल पुथल करता रहता है, दूध को इंटरमिक्सिंग करने का कार्य करता है। फिर स्प्रेडर दूध स्पाउट, ये क्रीम स्पाउट की तरह ही होता है लेकिन इसकी अपेक्षा अधिक गहरा होता है। इस स्प्रेडर दूध बाउल से बाहर आता हुआ देखा जाता है। अब बाउल बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। और बाउल के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। देखिए बाउल मतलब ये ऊपर जुड़ा हुआ वो पार्ट आपको बताया जा रहा है। मशीन का ये मुख्य भाग होता है, इस मशीन का हृदय भी कहते हैं। बाउल मशीन का क्या है, क्रीम निकालने की मशीन का क्या है, हर्ट है। तो हर्ट किससे कहा गया है, क्रीम निकालने की मशीन का। बाउल को एक क्रीम निकालने की मशीन का हर्ट कहा गया है। और इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, बॉडी, रबर सल्ला, दूध नियंत्रक, बाउल डिस्क। डिस्क में भी अलग अलग प्रकार की डिस्क ऐसे लगेगी आपकी, अलग अलग प्रकार की क्या लगती है, डिस्क लगती है, अलग अलग सेगमेंट टाइप की। कोई आकार किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, अलग अलग डिस्क के आकार की प्लेटें इस पे लग रखी होती है। फिर ये एक के ऊपर ऐसे लगा देते हैं और फिर बाद में दूध को रीफिल्टरेशन करने का काम करते रहते हैं। फिर आप देखते हैं बाउल हुन भी होता है और बाउल नट भी होता है और उनके अलग अलग भाग के अलग अलग कार्य बताए गए, तो उसको अपन कंसीडर करने जा रहे हैं। तो जनरली आप देखते हैं कि बाउल हुन क्रीम मशीन का हृदय कहा जाता है। इसमें कई भाग सम्मिलित होते हैं, जैसे बाउल बॉडी, वह भाग जिसमें बाउल का अन्य भाग आधारित रहते हैं। रबर सल्ला, जिससे बाउल बॉडी को कटाव में होने से रोकता है। दूध नियंत्रक, इसका मुख्य कार्य दूध को बाउल में पतली झिल्ली के रूप में नियंत्रित करने का, वितरित करने का कार्य करता है। बाउल डिस्क, ये बाउल बॉडी में लगी हुई एक कटोरे नुमा आकृतियाँ होती है और उल्टे कटोरे नुमा अलग अलग टाइप की होती है। बॉटम डिस्क, मध्यम डिस्क और टॉप डिस्क, तो ये तीनों अलग अलग आकार की कटोरे आपको दिखाए गए और उनके अलग अलग कार्य जनरली आप देखते हैं। तो डायग्रामिकल रूप से आपके मैं सामने पेश कर रहा हूँ, तो आपको देखने को मिलेगा बाउल हुन के अलग अलग पार्ट है। जैसे बाउल हुन बताया गया कि सबसे ऊपर नट, हुन, अलग अलग टॉप डिस्क, मध्यम डिस्क, अलग अलग प्रकार की ऐसे क्या लगी होती है, डिस्कें लगी होती है।
तो उनका अलग अलग कार्य होता है। घून पूरे पार्ट को नियंत्रित करता है और नट बाउल डिब्री होती है जिसका कार्य बाउल उनको भली भांति से रखता है और अन्य भाग भी कसे कर काम किया जाता है। अब क्रेमशैफ्टर की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, ये मान लो आप क्रेमशैफ्टर प्रोसेस कंसिडर करने जा रहे हैं। अब केंद्रीय विधि के अंतर्गत जो मशीन लग रखी होती है क्रेमशैफ्टर वो किस प्रकार से कार्य करती है उसके बारे में कंसिडर करने जा रहे हैं। क्रेमशैफ्टर के सभी भागों को अच्छी तरह से साफ करके दूध से क्रीम निकालने के लिए दूध मिल्क बेचने में भरते हैं और इसके बाद में मशीन को चलाना प्रारंभ करते हैं। मशीन की गति ठीक हो जाने पर ही टोंटी को खोल देते हैं जिससे दूध बाउल में प्रवेश हो जाता है। अब केंद्र बल लगने पर दूध पतली लेयर के रूप में डिस्क में प्रवेश करता है और इस प्रकार से क्रीम बार बार निकलती रहती है और धीरे धीरे दूध से क्या हो जाएगी, क्रीम बाहर निकलती हुई देखी जाती है। क्रेमशैफ्टर से प्राप्त क्रीम निकालने के लाभ, इसके द्वारा प्राप्त क्रीम स्वस्थ एवं स्वादिष्ट एवं खटास रहित होती है। क्रीम निकालने में कम समय लगता है। इस विधि में क्रीम निकालने में स्प्रेडर दूध वसा आदि को अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती। पतली मध्यम तथा गाढ़ी क्रीम आवश्यकता के अनुसार अपन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको क्रीम चाहिए उसके अनुसार अलग अलग इसको कस लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको क्रीम प्राप्त होती रहती है। क्रेमशैफ्टर द्वारा कम समय में अधिक दूध से क्रीम निकाली जा सकती है। क्रेमशैफ्टर की कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? देखिए क्रेमशैफ्टर को प्रभावित करने वाले फैक्टर उसको अपन कंसिडर करने जा रहे हैं। तो जो मैटर आपके सामने एक बार ओपन करवा रहा था उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए कि क्रेमशैफ्टर से आप मान लो क्रीम निकाल रहे हैं, ये आपको बताया अब केंद्रीय विधि पर आधारित प्रोसेस बताया जा रहा है, परंतु फिर भी ये इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है मशीन और हस्तचालित भी हो सकती है, परंतु इसको भी अलग अलग प्रकार के फैक्टर होते हैं जो इसकी कार्य क्षमता क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपके सामने मुख्य दे रखा है दूध का तापक्रम, दूध के प्रवेश होने की गति, क्रेमशैफ्टर की गति, क्रीम स्क्रू और क्रेमशैफ्टर का आधार। अलग अलग फैक्टर के माध्यम से दूध से क्रीम पृथक करने का प्रोसेस को इफेक्टेड किया जा सकता है। तो जनरली आपको ये बातें दिमाग में होनी आवश्यक है। एक बार पुनः अपन दर्शा रहे हैं कि क्रेमशैफ्टर की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले मुख्य फैक्टर कौन कौन से हैं। तो दूध का तापक्रम, क्रेमशैफ्टर से क्रीम निकालने के लिए दूध का तापक्रम 30 से 37 डिग्री के बीच हो तो क्रीम ठीक से निकलती है। इससे कम या अधिक होने पर क्रीम की क्वांटिटी इफेक्टेड हो जाती है। कम तापमान पे भी क्रीम नहीं निकलेगी और हाई टेम्परेचर पे क्रीम नहीं निकलती है। नॉर्मली एवरेजेबल टेम्परेचर दूध निकालने के लिए दूध का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए दूध का तापक्रम 30 से 37 डिग्री के मध्य हो। कितना? 30 से 37 डिग्री टेम्परेचर के मध्य आपके दूध का तापमान है, तो उस कंडीशन में क्रीम मशीन आसानी से दूध से क्रीम पृथक्करण कर लेती है। बात दिमाग में रहेगी। आगे देखिए दूध प्रवेश की गति कि क्रेमशैफ्टर में दूध उचित मात्रा में प्रवेश करवाने से दूध की मात्रा अधिक प्रवेश करती है तो भी क्रीम पतली हो जाती है और कम प्रवेश करती है तो क्रीम गाढ़ी हो जाएगी। तो आपको नियंत्रित गति के अकॉर्डिंग दूध को प्रवेश करवाना है। क्रेमशैफ्टर की गति, क्रेमशैफ्टर चलाने पर वही गति रखने से जिससे उसके बनाने में निर्धारित करती है। शक्तिशाली मशीन की गति बताई जा रही 2000 से 4000 चक्कर प्रति मिनट होने से और हस्तचालित मशीन की दर आपके 45 से 60 चक्कर प्रति मिनट के अकॉर्डिंग उसको गति मूवमेंट करवाने से। तो इसके अकॉर्डिंग मान लो चक्कर मूवमेंट कर रहा है, मान लो इलेक्ट्रिकल है आपके, क्या बताया जा रहे हैं क्रेमशैफ्टर की गति के बारे में बात करें तो क्रेमशैफ्टर मान लो इलेक्ट्रिकल है, ऐसा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है तो आपके उसके सिस्टम होना चाहिए 2000 से 4000 प्रति मिनट चक्र की संख्या होनी चाहिए। और यदि हस्तचालित है मैनुअल है तो उसके आपके चक्र होने से 45 से 60 चक्र प्रति मिनट। अकॉर्डिंग उसको मशीन को क्या करना चाहिए, मूवमेंट करवाना चाहिए ताकि क्रीम आसानी से उससे पृथक्करण होते हुए देखी जाती है। तो इस प्रकार से अपन क्रीम को पृथक्करण करने के लिए मुख्य रूप से क्रेमशैफ्टर की गति भी इफेक्टेड करती हुई देखी जाती है। क्रीम स्क्रू इसके निश्चित आकार से अधिक अंदर तथा बाहर हो जाने से भी क्रीम की वसा
पर गहराई इफेक्ट पड़ता है। अधिक अंदर होने पर करीम गाढ़ी हो जाती है और बाहर होने पर करीम पतली हो जाती है। तो करीम स्क्रू को भी मीडियम अवस्था में बनाए रहे। करीम सेप्टर का फरस तथा किसी ठोस पर कसकर रखते हैं, अन्यथा हिलने डुलने से इसकी कार्य क्षमता क्या होती है, इफेक्टेड हो जाती है। आधार कैसा होना चाहिए, समतल आधार होना चाहिए ताकि ये हिले डुले नहीं। तो इस प्रकार से अपन ने कंसिडर किया करीम क्या है, करीम की क्या प्रॉपर्टी है, किस प्रकार से सेपरेट करते हैं। तो काफ़ी चीज़ों को आपने एचडीयू रूप से स्टडी किया तो आपको काफ़ी बात समझ में आती है। इस प्रकार से आज आपने करीम वाले टॉपिक को विस्तार रूप से स्टडी किया। अगले टॉपिक को अपन कंसिडर करेंगे, अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा मक्खन क्या है, घी क्या है, किस प्रकार से उनकी बनावट है, कौन कौन से फैक्टर्स को इफेक्टेड करते हैं। इनको अपन विस्तार रूप से अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके सामने पेश करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है कि गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसोर के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।